हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक में हिंदी का महत्वपूर्ण एक बड़ा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है वर्णमाला। हिंदी में आए हुए प्रश्नों में इस टॉपिक के कई प्रश्न बनते हैं। आपको हम बता दें, जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, इसका एग्जाम 2018 में हुआ था और 2018 में इस टॉपिक से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा टेट है, सुपर टेट है और अन्य जो एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अगर आपने आज का वीडियो ये देख लिया है कंप्लीट, तो समझ लीजिए कि यहाँ से पूरा का पूरा इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कवर उसे कर पाएंगे। इस वीडियो में पहले हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है वर्णमाला। पहले वर्ण को समझ लेते हैं, वर्ण क्या होता है। वर्ण जो होता है उसके पहले ध्वनि को समझना पड़ेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसी ध्वनि का प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और उसी ध्वनि का प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब अगर एग्जाम में आपको पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अगर उसमें ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों है तो आप ध्वनि लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी ध्वनि को मानता है, ठीक है। और अगर ध्वनि नहीं दिया है तो वर्ण आपको लगाना ही लगाना है। अगला इसमें देख लेते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्ण या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और नीचे लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो पहले एक करके देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती या ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, स्वर कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कई किताबों में इसमें संख्या 13 दी है। तो संख्या 13 क्यों दी है इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी इसे 11 बताया है। तो आपको क्या याद करना है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। आयोग ने भी इसका आंसर 11 ही माना है, तो आप 11 ही याद रखिएगा। अगला चलते हैं स्वरों के प्रकार की ओर। तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। पहले एक एक करके देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं? इन्हें देख लीजिए, ये 4 होते हैं: छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ठीक है। दूसरा कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर से मिलकर बनते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देख लीजिए, बड़ा किससे मिलकर बन रहा है? छोटा धन छोटा आ से। किससे मिलकर बनना है? बड़ा, छोटा और छोटा आ से। बड़ी, छोटी, छोटी से। बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ से। तीसरा है आपका संयुक्त स्वर। तीसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर जो है उनकी संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? ए है, ऐ है, ओ है और औ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ए किससे मिलके बनता है, ऐ किससे मिलके बनता है, ओ किससे मिलके बनता है या औ किससे मिलके बनता है। तो हम आपको बता दें, ए जो होता है छोटा और छोटी से मिलकर बनता है। ऐ जो होता है छोटा और ए से मिलकर बनता है। कई किताबों में आपको दिया होगा छोटा और बड़ी से ऐ मिलके ऐ बनता है, तो ये गलत है। किससे मिलके बनता है? ऐ। छोटा और ए से मिलकर ऐ बनता है। ओ किससे मिलके बनता है? छोटा धन
छोटा ऊ से मिलकर, और आओ छोटा धन ओ से मिलकर औ बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों का स्थान क्या है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, छोटा और बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। सुन लीजिए, आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्सों में लिख लीजिए, छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, कंठ तालु होता है छोटी बड़ी का। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ का स्थान क्या होता है? छोटा ऊ बड़ा ऊ का स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ऋषि वाले री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा होगा या मूर्धन्य होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ए और अय का उच्चारण स्थान पूछ लेता है। ए और अय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ तालव्य होता है, कंठ तालव्य होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। अब देखिए, ए अय ओ औ जो मिलके बना होता है ना, ए किससे मिलके बना होता है? छोटा और छोटी ई से। अब यहीं से इसका उच्चारण स्थान बन जाता है। ध्यान से समझना, छोटा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो ए अय का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालव्य। ऐसे ही इस ओ को देख लो, छोटा उच्चारण स्थान होता है कंठ, और छोटा ऊ का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो गया ओ औ का उच्चारण स्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अयोग वाह्य क्या होते हैं। अयोग वाह्य कह रहा है, अयोग वाह्य क्या होते हैं? अयोग वाह्य ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अब आप समझ लीजिए, जो किताबों में 13 स्वर दिए ना, उन्हें अयोग वाह्य उनमें जोड़ देते हैं, इसलिए 13 बताते हैं किताब वाले। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अयोग वाह्य ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अब अयोग वाह्य कौन कौन से होते हैं? तो अयोग वाह्य 2 होते हैं। कौन से? अंग और आहा, अंग और आहा। अब अंग जो है उसे हम कहते हैं अनुस्वार, उसे क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार कहते हैं। और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज नोट नहीं कर पाई है, आप लिख लीजिए। अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। अंग जो होता है वो नाक से बोला जाता है, अंग जो होता है ना नासिका होता है। और आहा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ से आहा बोला जाता है। अब जो विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ाएंगे आपको संधियां, उसमें विसर्ग संधि में 2 बिंदियां लगती हैं, तो यहीं से उठाया गया है उसे विसर्ग संधि को। ठीक है ना, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? नासिका होता है, और आहा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। पुलुत्व स्वर क्या होते हैं? पुलुत्व स्वर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। पुलुत्व स्वर होता क्या है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं या 3 मात्राओं से भी ज्यादा समय लगता है, उसे पुलुत्व स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो एक पुलुत्व स्वर जो है वो है ओम। अब ओम ये भी गलत लिखा है, इसमें एक नीचे मां में हलंत लगा दीजिए, ओम सही हो जाएगा। यूपी टीईटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें पुलुत्व स्वर की वर्तनी ही सही उसने पूछ लिया था। ओम ऐसा होता है, ओम ऐसा होता है। तो ओम में इसमें जो होता है उसमें मां में हलंत लगा दीजिए नीचे, तो आपका बन जाएगा क्या? पुलुत्व स्वर। अगला है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, अर्थात जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलने के लिए या इन्हें लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अगला इसमें जो पॉइंट है, व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 35 भी दिया है किताबों में। अब बच्चे यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एथेंटिक किताबें होती नहीं है, वो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें होती नहीं है, लोकल लेवल पे राइटर किताबें लिख देते हैं, उन्हीं को बच्चे पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं। और यही कंफ्यूज है, एक किताब ले ली उन्होंने, पूरे तैयारी में एक किताब ले ली, अगर वही किताब उन्होंने गलत ले ली तो क्या करते हैं? उसी को पढ़ के चले जाते हैं,
अगर उसमें 35 दिया और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो वो 35 लगा के चले जाते हैं। तो व्यंजन होते कितने हैं? 33 होते हैं। तो एथेंटिक किताबें पढ़ें, एक किताब को 10 बार पढ़ें। 10 किताबों को एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। उससे क्या होगा कि वो आपके फ्रेंडली हो जाएंगी, याद हो जाएगी वो किताब, ठीक है। लेकिन किताब अच्छी होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। अब व्यंजन कह रहा है, व्यंजन कितने, हमने देखो यहाँ पे लिखा है 33 कितने हैं? 33 हैं। अब उसके नीचे अविनय हम विभक्त करेंगे। 25 व्यंजन जो हैं वो वर्गीय और स्पर्शीय व्यंजन है, ठीक है। इन्हें हम आगे एक एक करके आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो 25 4 4 33 हो गए 33। इन्हीं को हमें पढ़ना है, यही व्यंजन है 33। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्श और वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में होते हैं। 5 वर्ग देख लीजिए, का, चट, तप, कचट, तप है। कौन कौन से हैं? कचट, तप हैं। 5 वर्ग है और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण रखे हुए हैं। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण रखे हुए हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब इसमें हम नंबरिंग ऊपर डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका फायदा हम अभी बताते हैं आपको। फायदा होगा, जो नंबरिंग हमने डाली है उसका फायदा अभी जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तो वहां हम पढ़ाएंगे अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। जैसे अल्पप्राण और महाप्राण में क्या होता है? जो अल्पप्राण होता है उसमें वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण रखा जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहला जो है का है और तीसरा कौन सा है? गा है और 5वां कौन सा है? गा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण में और दूसरा और चौथा किसमें? महाप्राण में। वहां हम बोलेंगे, जो बच्चे डिटेल में नहीं पढ़े हैं वहां पे दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब हम कैसे इसे समझें, क्या वर्ग था, क्या सर 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला, तीसरा, 5वां कर रहे हैं, फिर दूसरा, चौथा कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखा करें। आधा अधूरा वीडियो आप छोड़ देते हैं तो बाद में आपको समस्या होती है समझने में। वीडियो की लिंक जो होती है वो स्टार्टिंग से एंड तक एक दूसरे की कड़ियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इनमें वर्गों में जो उच्चारण स्थान की ओर। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। का से का हो गया, का से कंठ हो गया, ठीक है ना। का से का वर्ग हो गया, का से कंठ हो गया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब समझ लीजिए बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। गलत करके नहीं आना है एग्जाम में, क्योंकि इसी टॉपिक का जो हम समझा दिए हैं, यहां से 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे अगर वीडियो में मिल रहे हैं री एग्जाम में तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहा। एक वीडियो से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, या टेट और सुपर टेट में आपको 2 3 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। नहीं तो एक एक नंबर आपके बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक एक नंबर पे लाखों में मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना, कंठ जो होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ जो होता है वो 4 नंबर तक चलेगा, 5 में नहीं चलेगा भाई, 4 नंबर तक। अभी हमने ऊपर नंबर डाले थे ना, का, खा, गा, घा। अगर घा का उच्चारण स्थान पूछे तो भी कंठ है, गा का कंठ है, खा का कंठ है, का कंठ है। अंगा अणा का नहीं है, बाद वाले अणा का नहीं है, ठीक है। और जो बाद वाले 5वें नंबर हैं इन्हें अलग कर लेते हैं। 5वें जो नंबर हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। 5वें जो नंबर है, अणा है, या है, अणा है, ना है और मा है, इन्हें आप वर्ग से अलग कर लीजिए, तभी आप इनका उच्चारण स्थान हम बता रहे हैं नासिक को होता है। बाकी सबका उच्चारण स्थान जो हम लिखे हैं वही होता है। जैसे चा का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु होता है। छा का तालु होता है, जा का तालु होता है, या और झा का भी तालु होता है। यहाँ का तालु नहीं होता है, यहाँ का क्या होता है? नासिक होता है। क्या होता है? नासिक होता है। उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पंचमाक्षर, उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। जो हम बता रहे थे ना, जिसे हमने अलग किया था 5वां वाला,
उसे क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यही तो बोला था ना अभी हमने कि पांचवा जो स्थान होता है वो किसका होता है, नासिका का होता है। एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके नीचे लिखा हुआ है एरो में, चा छा जा झा। चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। एग्जाम में बहुत पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो चा छा जा झा होते हैं। या एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन नहीं है, तो 3 इसका रख देगा, एक और कुछ भी रख सकता है। तो स्पर्शीय व्यंजन आपको याद होना चाहिए, चा छा जा झा होते हैं। चलिए, अब वर्गीय और स्पर्शीय व्यंजन आप कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, तैयार भी हो गया होगा। आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं ये, यारा लावा है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन डाला था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उनका उच्चारण स्थान भी बेटा हमने यहाँ पे डाल रखा है। उच्चारण स्थान जो होता है, या का तालु होता है, रा का मूर्धन्य होता है, ला का दंत होता है और वा का दंतोष्ट होता है। उच्चारण स्थान आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। एक चीज जो है वो है या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को, फिर से ध्यान से सुन लो, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। रा को लुंठित कहा जाता है। रा जो है जिसमें मूर्धा से बोला जाता है रा, उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और ला जो है ला को आप पार्श्विक व्यंजन कह सकते हैं। पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है ला को, जिसे दंत से बोला जाता है। इतना कंप्लीट नोट्स में लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं संख्या में। कौन कौन से हैं, सा और हा। कौन कौन से हैं, सा और हा। एक बार उत्तर प्रदेश दरोगा में सीधा क्वेश्चन पूछा था, इसका सही क्रम लगाइए सा और हा, सा का, तो बच्चे सही क्रम नहीं लगा पाए थे। तो सा, फिर षटकोण वाला सा, फिर सर्प वाला सा, ठीक है ना। तो सा जो है इसका सही क्रम जब आप लगा पाएंगे तभी इसका उच्चारण स्थान सही कर पाएंगे। तो पहले वाले सा का है तालु, दूसरे वाले सा का है मूर्धा और तीसरे वाले सा का है दंत, और लास्ट में बचा कौन सा, हा। तो हा का उच्चारण स्थान हो गया बेटा कंठ। ठीक है, तो ये हमने तैयार क्या कर लिए, व्यंजन कर लिए। अब स्वर और व्यंजन से संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से बनते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है सा और हा को, जिसे आपने ऊष्म व्यंजन कह रहे थे ना, यह संघर्षीय व्यंजन होते हैं। यह कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षीय। और स्पर्शीय संघर्षीय अभी हमने बताया था, चा छा और जा और झा होते हैं स्पर्श संघर्षी, और यहाँ संघर्षीय व्यंजन हो गए सा और हा, मतलब ऊष्म व्यंजन संघर्षीय व्यंजन होते हैं। इन्हें बोलने में संघर्ष लगता है, सा और हा, इसलिए संघर्षीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। जो व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजन या 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो यही क्वेश्चन आता है जिसे हमने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे पूछता है छा जो है, छत्रज्ञा वाला छा जो है वो किससे मिलके बनता है, तो का और सा से। का कैसा है, आधा है, और शा षटकोण वाला पूरा है। त्रा जो है ता और रा से, ता आधा है। ज्ञा जो है जा और या से, जा आधा है, ठीक है। और श्रा जो है शा और रा से। अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा, याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। द्विगुण व्यंजन आ गया अगला। द्विगुण व्यंजन कौन सा है, द्विगुण व्यंजन, तो 2 द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से, डलिया वाला डा और ढक्कन वाला ढा। डा और ढा द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बना था यूपी SSC में, वो भी हमने डाल दिया है। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे शक्कर में का द्वित व्यंजन है, चक्कर में का द्वित व्यंजन है, बिल्ली में ला द्वित व्यंजन है, दिल्ली में ला द्वित व्यंजन है, समझ गए। कच्चा में चा हो जाएगा, पक्का में पक्का का हो जाएगा, तो समझ रहे ना।
तो द्वित व्यंजन क्या है? जो एक जैसे व्यंजन आ रहे हैं उन्हें द्वित व्यंजन, समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलें। चलिए, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या हमारे चैनल को आप बार बार अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इस पे बेल आइकन लगा हुआ है ना, जो घंटी लगी हुई है, जैसे ही आप घंटी को टच करते हैं तो जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आज सर ने या आज मैम का ये वाला वीडियो आया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। आप टॉपिक आप एक दो बार देख लें, तब उसका क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले टॉपिक को एक दो बार क्या कर लें? हम पढ़ लें, तब क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं पहले सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे गधो, पहले आए तो क्वेश्चन, तब ना सॉल्व करोगे, कि उसे पढ़ना है तब जाके उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने आपको बताया था ध्वनि है। ठीक है ना। अब इसमें वर्ण भी दिया है और ध्वनि भी दी है, तो आपको ध्वनि लगाना है। अगर इसमें ध्वनि ना दिया होता, केवल वर्ण दिया होता ऑप्शन में, तो आप वर्ण लगा देते। ठीक है, तो वो सही हो जाता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। बच्चा जब पैदा होता है तो ध्वनि निकालता है, वर्ण नहीं निकालता है, ए करता रहता है। जब वो क्या करता है, जब उसे प्राथमिक, जिसे आप जब बच्चा बोलता है और जिसे आप लिख सकते हैं, वो वर्ण होता है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? सभी जानते हैं बेटा, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीन इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन होती है और पंजाबी की गुरुमुखी होती है। पंजाबी की गुरुमुखी होती है। अगला वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, पंजाबी की गुरुमुखी, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवनागरी की जो लिपि है को लोक नागरी की संज्ञा किसने दी? ये क्वेश्चन नया मिला है बेटा आपको। क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तैयार कर लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये तो प्रचलित में है, लेकिन ये क्वेश्चन नया डाल दिया, देवनागरी जो है को लोक नागरी की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सुनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है काका कालेकर ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, विनोबा भावे जी ने। लिपि से संबंधित दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन और भी बने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा? तो किसने कहा देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है काका कालेकर जी ने, ऑप्शन सी है विनोबा भावे जी ने, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए अमीर खुसरो की पुस्तकों में मिलता है, ऑप्शन बी है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ऑप्शन सी है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है, और ऑप्शन डी में अष्टाध्यायी हो गया है। तो हम आपको बता दें इसका आंसर जो है वो अष्टाध्यायी है, चाहे ऑप्शन सी सही मान लीजिए या ऑप्शन डी सही मान लीजिए। ठीक है ना बेटा, दोनों ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। गलत हो गया, कंप्यूटर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आज जो लास्ट वाला है ये भी एक नया क्वेश्चन है, वो उसमें लिखा है देवनागरी की लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो देखिए कहाँ मिलता है लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख, ये क्वेश्चन अलग है, और यहाँ है देवनागरी की लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। वहां उल्लेख है, यहाँ पे प्रयोग है। तो प्रयोग जो किया गया था इस लिपि का सर्वप्रथम, वो जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है अयोग्यवाय। तो इसका बेटा सही आंसर है स्वर, स्वतंत्र रूप से स्वर बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगला है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। 13 नहीं लगाना आप, क्योंकि अयोग्यवाय अलग है, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, डिटेल में हमने बता दिया पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है या मूल स्वर नहीं है। छोटा है, ऋषि वाला री है, छोटा ऊ है और डी वाला ए नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए संयुक्त स्वर है ना कि हर्ष स्वर है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विमात्रिक स्वर होता है। जिसमें दो मात्रा होती हैं द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। या आपका कौन सा स्वर, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं वो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ठीक है ना। जैसे बड़ा छोटा, छोटा से मिलकर बनता है, बड़ी छोटी, छोटी से मिलकर बनती है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ से मिलकर बनता है। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं और यही द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब देख लीजिए, ऑप्शन ए है बड़ा ऊ, तो द्विमात्रिक स्वर पूछ रहा है ना, तो सीधा सीधा आंसर यही मिल गया, बड़ा ऊ। और भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी छोटा, तो ये हर्ष स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है। आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और 11 देख लेते हैं। जीवा के प्रयोग के आधार पर, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। जो पश्च स्वर मतलब पीछे की ओर से बोला जाता है, और मध्य स्वर बीच की ओर से बोला जाता है, और अग्र स्वर क्या है, आगे, जीवा के आगे की ओर से बोला जाने वाला स्वर है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन सा पश्च स्वर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीवा के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन ए है छोटा ऊ, ऑप्शन बी है बड़ा, ऑप्शन सी है बड़ा ऊ, ऑप्शन डी है छोटा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन आपका जो होगा, क्वेश्चन बेटा एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जीवा के प्रयोग के आधार पर निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर लो पहले, तो नहीं है, तो नहीं जो है उसका सही आंसर है आंसर डी। जो छोटा होता है वो पश्च स्वर नहीं होता है, वो मध्य स्वर की, पश्च स्वर नहीं होता है, मध्य स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, छोटा मध्य स्वर होता है, बाकी ये सब क्या है, पश्च स्वर है, ठीक है। अब चलते हैं हम किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जीवा के प्रयोग के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्रस्वर नहीं है। तो कौन सा अग्रस्वर नहीं है, तो ए ऑप्शन में जो है ओ है, ऑप्शन बी में छोटी है, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अय। तो इसका सही आंसर है ए, ओ जो है वो अग्रस्वर नहीं है, ओ पश्च स्वर होता है। ओ कौन सा स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, आप नोट कर लीजिए। पहले लिख लीजिए अग्र, अग्र में लिखिए अग्र स्वर कौन से होते हैं, डालिए अग्र, ठीक है। अग्र में होते हैं छोटी, छोटी, बड़ी, ए अय, ये कौन से स्वर हो गए, अग्र स्वर हो गए। दूसरा लिखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर केवल एक होता है, जो होता है छोटा आ, ठीक है। अब लिखिए यहां पे पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ा हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ओ आओ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संयुक्त स्वर अय किन 2 विजातीय स्वरों के मेल से मिलकर बना है। तो हमने कहा था ना कि संयुक्त स्वरों से क्वेश्चन पूछता है कि ए अय किससे मिलकर बना है, ओ आओ किससे मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं, ऑप्शन ए है छोटा प्लस छोटी, ऑप्शन बी है छोटा ए अय पूछ रहा है, तो इसका आंसर यही सही है, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। और जो ए वाला है छोटा प्लस छोटी, इससे ए मिलके बनता है, क्या मिलके बनता है, ए, अय नहीं ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए अय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए अय वर्ण का उच्चारण स्थान जो है, ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है कंठ तालव, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है ओष्ठ।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो चौथा उसका होगा ए आय कंठ तालव्य। आंसर बी सही है बेटा इसका, कंठ तालव्य होगा। कौन सा होगा? कंठ तालव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ओ आओ कौन सा है उच्चारण स्थान इसका? ओ आओ का उच्चारण स्थान कह रहा है तो कंठोष्ठ होगा। ऑप्शन ए ही सही है इसका। तो कौन सा है? कंठोष्ठ है इसका। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंग आहा क्या होते हैं? तो अंग आहा क्या होते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है अयोग्यवाय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं अंग आहा अयोग्यवाय होते हैं। अंग को जो होता है, अंग को हम लोगों ने क्या कहा था? अंग को अनुस्वार कहा गया और आहा को विसर्ग कहा गया। अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग। अंग का उच्चारण स्थान है नासिक, आहा का है कंठ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋषि वाला री ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 17 है ऋषि वाला री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो घोष वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी जो है आपके हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी है ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत। तो हर्ष स्वर आएगा, इसी को मूल स्वर कहते हैं, ठीक, इसी को अल्प स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं ना, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ठीक है ना। तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पुलत स्वर कौन सा है? तो पुलत स्वर कह रहा है, तो सब में ओम लिखा है, ओम 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 ओम, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यही आया था आपके यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन स्वर है? तो उदासीन, ये क्वेश्चन नया मिला है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन स्वर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटा आ उदासीन स्वर होता है। आप ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 33। तो सही आंसर है 33 होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है हा, ऑप्शन डी है ला। तो इसका सही आंसर है हा। यारा लावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं बेटा कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन 4 होते हैं। आप चारों में से देख के बताओ कौन से होने चाहिए इसमें। तो ऑप्शन ए सही है इसका, सा 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 और हा होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब चारों का उच्चारण स्थान बताइए आप। चारों का उच्चारण स्थान हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, नोट कर लेना आप। सा का होता है तालु, दूसरे सा का मूर्धा, तीसरे सा का होता है दंत, तालु मूर्धा दंत, और चौथा हा का होता है कंठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? तो इस आधार पर ला जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो ए है अर्धस्वर, तो अर्धस्वर या और वाह होते हैं, हमने पढ़ाया है अभी आपको। ऑप्शन बी है लुंठित, ऑप्शन बी कौन सा है? लुंठित, तो रा होता है लुंठित। ऑप्शन सी है पार्श्विक, तो ला होता है पार्श्विक। तो सही आंसर इसका सी है, कौन सा है? पार्श्विक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ठ ध्वनि नहीं है जिससे क्या नहीं बोला जाता? और से नहीं, और उष्ठ ध्वनि नहीं है। तो आप बताइए कौन सा उष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसके मैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है पा, ऑप्शन डी है मा। तो इनमें से बताइए कौन सा उष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चा उष्ठ ध्वनि नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हिंदी तालव्य ध्वनियां हैं, जो ध्वनियां तालु से बोली जाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो आप देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ता था दाधा, तो ता था दाधा तो दंत से बोला जाता है, ठीक है ना बेटा। ऑप्शन बी है टाठा डाढ़ा,
तो टाठा डाढ़ा मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है काखा गाघा, तो काखा गाघा जो है कंठ से बोला जाने वाली ध्वनि है। तो इसका सही आंसर है चाछा जाझा, जो तालु से बोली जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण होती है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण होती है? जब हमने आपको अभी पीछे पढ़ा रहे थे, जब हमने वहां पे स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन में आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर डाल लीजिए ऊपर, तो वहां से ये क्वेश्चन बनता है अल्पप्राण महाप्राण वाला कौन सा आपका सही हो सकता है। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर जो है आपका अल्पप्राण महाप्राण वाला, इसका जो सही आंसर है, पहले तो आंसर हम आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा 21 नंबर का, वो होगा टा वर्ग का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ता अल्पप्राण नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कौन से अल्पप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, अब यहाँ पे वर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। इसके अलावा अल्पप्राण और क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या रा लावा। कौन से होते हैं? या रा लावा अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में जाइए, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और महाप्राण में सा सा साहा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अल्पप्राण और महाप्राण हो गए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है या है, ऑप्शन बी है वाह है, ऑप्शन सी है छोटी ही है, ऑप्शन डी है चा। तो यहाँ पे जो है दंतोष्ठ कह रहा है ना, तो इसका आंसर वाह हो जाएगा, वाह दंतोष्ठ है। बाकी या और छोटी और चा, ये सब तीनों क्या हैं? तालु हैं। कौन से हैं? तालु हैं। अगला इसमें कह रहा है निम्नलिखित में वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? जो मूर्धन्य ध्वनियों का बना हुआ है। तो इसका मूर्धन्य ध्वनियां आप जानते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से होता है। पा वर्ग जो ए वाला है ओष्ठ है। चा वर्ग हटाओ, चा तालु से होता है। और जो ये है ना टा वर्ग जो आपका है वो मूर्धन्य है, और तावर्ग दंत से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? तो पंचमाक्षर जो होता है वो पांचवा अक्षर होता है। तो पांचवा अक्षर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी सही है इसका। पांचवा अक्षर ये है, और इसका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से बोला जाता है। तो आपने आज के टॉपिक में सारा का सारा पहले मैटर पढ़ा है कि वर्णमाला पूरी डिटेल में पढ़ाई है हमने। ठीक है, और इसमें 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। एक चीज और रह गई है यहाँ पे, वो हम आपको नोट कराए दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, वो जो चीज थी वो है अघोष और सघोष। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं हमने डाल पाए यहाँ पे, तो इससे समझ लीजिए। और आगे कभी हम इसमें वर्णमाला का और भी बताएंगे, तो उसमें अघोष और सघोष की आपको बता देंगे। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? वर्ण होता है। पहला और दूसरा वर्ण होता है। इसके अलावा अघोष में जो चीज आती है वो सा 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 आती है। क्या आती है? सा 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 आती है। अब सघोष या घोष क्या होता है? इसी को घोष बोलते हैं, इसी को सघोष बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। इसके अलावा जो सा 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 में जो हा बचा था, हा इसमें आ जाता है। और इसमें यारा लावा भी आ जाता है, यारा लावा इसमें आ जाता है। और सभी स्वरों को घोष या सघोष में रखा गया है, नोट कर लेना। ठीक है, सभी स्वरों को भी इसमें रखा गया है। सभी स्वर किसमें? घोष या सघोष में। आज वर्णमाला को बड़े डिटेल में बताया है, उससे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।